नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन, खड़गे बोले ये सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती। ममता बनर्जी ने बंगाल के अल्पसंख्यकों का किया शुक्रिया, कहा मैं हर जगह जाऊंगे भले ही वो मुझे गोली मार दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आप विधायक मेहराज मलिक ने बीजेपी एमएलए पर लगाया मारपीट का आरोप। भारत पर आज से लागू हुआ ट्रंप का 26% टैरिफ, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। दिल्ली के मछली मार्केट पर महुआ मोइत्रा बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग, मौका देख आपकी भी हुई एंट्री। यूपी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ खोला मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नौकर महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नौकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नौकार महामंत्र का जाप किया। इसके बाद पीएम ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नौकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी, एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाइयां छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार पिछले 11 साल से सत्ता में है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि विपक्ष के किसी भी नेता को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है। खड़गे ने आगे कहा कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सरकार ने संसद में सुबह 3 से 4 बजे तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए बहस की। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हिंदू शोषण के आरोपों के बीच आज कहा है कि वो एकता, सर्वधर्म समभाव और सभी परंपराओं के प्रति सम्मान रखने वाले नेता हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो भारत की विविधता और एकता में गहरा विश्वास रखती हैं। सभी धर्मों, परंपराओं और समुदायों को सम्मान देने के साथ साथ समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ममता ने यह भी कहा है कि उनकी नीति सबको जीने दो पर आधारित है। इस नीति में कोई किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने
ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, दैट यू शुड असेंबल and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. Let us give our message to the world. Yes, the economic turmoil is going on throughout the world. Our country also economic situation is not good. But let us fight the battle together. Let us fight. क्या हमको जल्दी करना है ना? नहीं, हमने हो गया हमारा. Let us fight together so that we can conquer the world. We are proud of our country, we are proud of our state, we are proud of the humanity, we are proud of all religions, all caste, all creed together. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान कर उसे 6% करने के फैसले ने रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी ला दी है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में केंद्रीय बैंक के मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 7 अप्रैल से चली 3 दिवसीय बैठक में लोन EMI पर राहत देने वाला फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इस क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। वहीं केवी ग्रुप के डायरेक्टर का कहना है कि RBI की तरफ से लगातार दूसरी बार 25 BPS की दर से ब्याज दर कम करने के निर्णय से सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि वैश्विक टैरिफ युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति जोखिम में है और RBI से ज्यादा स्थिति की उम्मीद थी। हालांकि अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेत स्थिर हैं, जैसे कि GDP विकास दर 6.5% और मुद्रास्फीति 4% से कम है। इस समय RBI द्वारा ब्याज दर कम करने के निर्णय की सेक्टर सराहना करेगा। दूसरी ओर नेत्रा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि रेपो रेट को घटाकर 6% करना RBI का एक सराहनीय और दूरदर्शी निर्णय है, जो रियल एस्टेट सेक्टर पर सकारात्मक और व्यापक प्रभाव डालेगा। अब लोन की ब्याज दरों में कमी से होम बायर्स को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे लोन लेना अधिक सुलभ होगा और आवासीय मांग में इजाफा होगा। वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये कटौती एंड यूजर्स और निवेशकों दोनों के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां किफायती और मूल्य संचालित आवास की मांग अधिक है। वहां बिक्री में अच्छी गति देखने को मिल सकती है। ये कदम RBI की बढ़ोतरी बनाए रखने और लिक्विडिटी को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही सदन में वक्फ कानून के खिलाफ फिर हंगामा मच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कागज लेकर वेल तक पहुंच गए। इसके जवाब में विपक्ष के विधायक भी सदन में नारेबाजी करने लगे। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच जोरदार हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। मीटिंग को क्या करना है, हमने असेंबली में देखना है। जी सर, जिस तरीके से कल भी आपकी डिमांड थी कि स्पीकर साहब को जो है वो चेंज करें। नहीं, हमने देखिए 2 बातें। हमने बोला या तो टेम्परेरीली अपने कमरे में जाए, जब तक मुबारक गुल साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, तो या तो टेम्परेरीली वहाँ जाएं और तब तक मुबारक गुल साहब करके हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है। तो अगर वो परसिस्ट करते हैं
कि नहीं मैंने नहीं करना है, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सक्सेसफुल। जिस तरीके से 2 दिन असेंबली के खत्म हो गए, तो अब क्या करें, आज है उम्मीद की वक्त पे बात होगी, होनी चाहिए, ये मेजोरिटी तक है। इफ दे डोंट वांट नहीं होगी, ये मेजोरिटी अगर वो चाहेंगे तो। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने खाका तैयार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर ली गई है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के साथ साथ सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ने की प्लानिंग की है, जिसे साबरमती तट पर आज अमली जामा पहना जाएगा। राष्ट्रीय जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 2006 में मौलिक अधिकारों के अध्ययन में अनुच्छेद 15(5) जोड़कर और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देकर एक बार फिर इतिहास लिखा था। अलग अलग विषयों पे चर्चा रही, अलग अलग वर्गों के लिए चर्चा रही, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की हमारी मांग के बारे में विस्तृत चर्चा रही कि हम उस मांग को लेकर मांग को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम करेंगे। हम वो मांग करते हैं सरकार से जातिगत जनगणना हो ताकि हर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, बजट मिले, रोजगार के अवसर मिले। ये बात हमारी चर्चा का एक विषय था। राहुल जी की भी इसमें जो सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच है, खास तौर पे जातिगत जनगणना को लेकर सामाजिक न्याय के नायक के रूप में राहुल गांधी जी इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना की हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना और उसके बाद जिस तरह की आरक्षण व्यवस्था करी है, उस बात का भी की प्रशंसा कार्य समिति में की गई थी। वो भी राहुल जी की सोच को आगे बढ़ाने के प्रति कदम है। इसी प्रकार से किसान को लेकर एमएसपी की गारंटी की मांग का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती रही है और उसको लेकर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी वक्फ कानून को लेकर हंगामा जारी रहा। इस बीच आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक ने बीजेपी विधायकों पर विधानसभा में मारपीट का आरोप लगाया। मेहराज मलिक ने दावा किया कि उनकी बहस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के विधायकों से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर हुई थी। मेहराज मलिक ने कहा है कि पीडीपी के विधायकों के समर्थन में बीजेपी के विधायक आए और उनके साथ मारपीट की। मावड़ा क्या जरूरत है? एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है। वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा एसएसपी पे कौन। अरे आपने नहीं देखा बाहर क्या? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़ कितनी। क्या हुआ क्या है? बीजेपी के लोगों ने हमला किया, इन लोगों ने आपने हाउस चलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को आज से लागू कर दिया गया है। इस बीच ग्लोबल ट्रेड वार की चिंताओं के बीच शेयर बाजार में भी आज गिरावट देखी गई है। पिछले हफ्ते ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से शेयर बाजार में गिरावट जारी है। इसे देखते हुए आज यूनियन कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस गिरावट को कम करने के तरीकों पर रणनीति बनाई गई है। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगाया है, लेकिन बीजेपी ने संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं होने दी। अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26%
टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देश मजबूत जब ही हो सकता है जब तक हमारी बहनों को अधिकार नहीं मिल जाएगा। इनमें से 2/4 है और उनका समय आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण बिल का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये संसद में पारित हो चुका है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में चल रहे हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दुश्मन हमेशा रहेंगे, दुश्मनों की आवाज़ यही होगी। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। बेहद जरूरत है। जब तक हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूं मुल्क कितना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपना हक मिले। और बताइए, आपने वुमेन सेंटर की बात की। जी हाँ, हम लोग इनके लिए वुमेन सेंटर खड़ा करेंगे, जो एक, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, ताज से हम शुरू करेंगे इनका सेंटर। मैंने इनसे कहा है जमीन चूज करें और जितना मदद हमसे हो सके हम देंगे। सर, कई केसेस रहते हैं कोर्ट कचहरियों में, पुलिस स्टेशनों में, जहां पर वीमेंस के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज रहते हैं उन पे जल्दी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूँ ना, कचहरी में काफी। सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर हमारी बच्चियां अब असेंबली में आएंगी, वो डीडीसी होंगी, चेयरमैन या बाकी होंगी, इस साथ पंचायत में आएंगी, वो इसके हक के लिए लड़ सकती है। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि किसी तरह से ये केसेस जो हैं इनको जल्द से जल्द लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, असेंबली में बहुत रकस चल रहा है। ऑपोजिशन कह रही है कि एनसी फेल होगी, कोई उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ बिल पे। देखिए, मैं आपसे कहूं, दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। गुरमीत राम रहीम को आज सुबह सुनरिया जेल से सिरसा स्थित अपने आश्रम के लिए 21 दिन की फर्लो पर रिहा कर दिया गया। इससे पहले राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 23 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। इस तरह पिछले 4 सालों में कुल 13वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। साथ ही आपको बता दें कि अगर 2017 में 2 शिष्यों से रेप के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई जाने के बाद वो 28 जनवरी को 30 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था। देखिए, आज पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को 21 दिन की फरलो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई है। जैसा कि हम आपको हमेशा से कहते आए हैं, जब जब पूज्य गुरु जी को ये पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उनकी बनती पैरोल या फरलो हमेशा उन्हें दी गई है। तो आज भी ये 21 दिन की फरलो पूज्य गुरु जी को मिली है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी सिरसा आश्रम में रहेंगे। देखिए, हर एक कैदी का अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। 70 दिन की पैरोल में से 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरु जी पहले ले चुके हैं, 40 दिन की बकाया है और 21 दिन की फरलो उन्हें आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी है। और जहां तक आपने बात की चुनावों की, जो हर बार आप कह रहे हैं कि सवाल उठते हैं, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, हम हमेशा से यही कहते आए थे कि पूज्य गुरु जी की फरलो या पैरोल को किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़ा जाए। पूज्य गुरु जी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आज भी पूज्य गुरु जी को फरलो मिली है, तो आज तो कोई कहीं किसी जगह कोई इलेक्शन नहीं है। तो हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि चुनावों से इस पैरोल या फरलो को, पूज्य गुरु जी की पैरोल या फरलो को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये सरासर गलत है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में मछली और मीट की दुकानें बंद होने का दावा किया है। एक्स पर अपने एक पोस्ट में टीएमसी सांसद ने इलाके में भाजपा के असामाजिक तत्वों पर एक मंदिर के समीप मछली बेचने वाले दुकानदारों को धमकाने का आरोप लगाया है। चितरंजन पार्क में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। दुकानों के बंद होने के अपने दावे के समर्थन में
महुआ मोइत्रा ने एक दुकानदार से व्हाट्सएप पर हुई अपनी बातचीत का भी जिक्र किया है। विवाद के इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मछली मार्केट अवैध अतिक्रमण वाले स्थान पर नहीं है। उन्होंने बेवजह की समस्या खड़ी करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चितरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूं सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहां पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चितरंजन पार्क में मनती होगी उससे ज्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहां पे मां दुर्गा की पूजा होती है उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहां पे पहुंच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहां पे दादागिरी करके उनको धमकाएं तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है। भैया दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं। आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। 5 स्टार होटलों के अंदर क्यों जो है शराब सर्व हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। गरीब आदमी अगर मच्छी बेच रहा है उसके ऊपर ये अपना जोर आजमाते हैं, उसकी वीडियो बना के जो है ये अपनी वीरता दिखाते हैं, गलत है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस के विरोध में अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब आज सुबह भी ऐसा ही देखने को मिला। अभिभावक अपने बच्चों की सेहत को लेकर अब चिंतित हैं। वो बता रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय के नियमानुसार तय फीस जमा करने के बावजूद उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि फीस में अचानक हुई बढ़ोतरी से वो आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में, एक 10th C में है, एक 10th D में है। बेटी को क्लास में बैठा रहे हैं और बेटे को लाइब्रेरी में बैठा रहे हैं। 20 मार्च से वो क्लास इसमें बैठा है लाइब्रेरी में, ठीक है। और दोनों की सेम फीस जारी है 7,785 जो अप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड फीस मैं पे नहीं कर रहा हूं और ये चल रहा है अपना 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए स्कूल के थ्रू, ठीक है। और अभी लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे डीएम वो हुआ था, विजिट हुआ था, उसमें सभी बच्चों की रिकॉर्डिंग और सबसे रिटर्न में लिया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। कोर्ट में भी मैटर चल रहा है लेकिन स्कूल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। और हमारी प्रशासन से विनती है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें ताकि बच्चों का उत्पीड़न कम हो, ठीक है। बच्चे आज के टाइम में स्कूल में आना नहीं चाह रहे हैं। आपने डीओई डीएम सारी जगह हमारी रेगुलर विजिट्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। वहां से आश्वासन मिल जाता है कि अब नहीं बैठेंगे। लास्ट फ्राइडे भी यही बात हुई कि बच्चे क्लासेस में बैठेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ समाजवादी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। यूपी असेंबली में एलओपी माता प्रसाद पांडे ने कहा कि रेखा गुप्ता की टिप्पणी पर अपना संतोष व्यक्त करने के लिए हमारी पार्टी की महिला विंग गवर्नर हाउस गई। इससे पहले कि वो राज्यपाल के पास पहुंचते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहां भेज दिया गया। देखिए, महिलाओं ने रेखा गुप्ता की राजनीतिक मर्यादा को तोड़कर बोलने पर विरोध प्रकट करने के लिए जो लोग राज्यपाल के यहाँ गई थी। राज्यपाल के यहाँ जब तक जाती वहां से इनको गिरफ्तार करके गो गार्डन छोड़ा गया है। राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श और सम्मान और आचरण की बात करती है और वो राजनीतिक मर्यादा की बात करती है। ये लेकिन उसके कुछ लोग हैं जो उनका दोहरा चरित्र उजागर करते हैं। एक तरफ राजनीतिक मर्यादा, एक तरफ राजनीतिक सम्मान, एक तरफ आदर्श और दूसरी तरफ इस प्रकार की उनके लोगों की बातें समाज में लोगों को
उत्तेजित करने वाली होती हैं, जिससे समाज में बिखराव पैदा हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और संतुलित भाषा का प्रयोग करें, जिससे राजनीति का मर्यादा और आदर्श बचा रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टेंशन जारी है। एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में आरजेडी की राजनीतिक जमीन सबसे मजबूत है। आरजेडी से बिहार में चुनाव लड़ती है। सहयोगी दल पूरे देश भर में चुनाव लड़ते हैं। ये सहयोगी दल को देखना होगा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर हैं। आरजेडी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। अब इस पर मंत्री चरण कुमार ने कहा है कि वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। जब जनता जनादेश देगी तभी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। खुद को मुख्यमंत्री का भी प्रोजेक्ट कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं की थी। अपमान कर रहे हैं बिहार के जनता का। जनता चुनती है, जनता जनादेश देती है। जब जनता जनादेश देगी तभी ना किसी को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाएगा। उनको तो जनता नकार रही है। दूध में जिस तरह से मक्खी गिर जाता है उससे निकाल के फेंका जाता है, उस तरह से लोग फेंक रहे हैं। तब भी वो सुधर नहीं रहे, अहंकार में बोल रहे हैं। अहंकार उनका 2025 में चकनाचूर हो जाएगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।